जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद क्रेज क्लासेज में। और आज की क्लासेज में 12th हिस्ट्री 2022 का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप कभी भी फोन कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सवाल है मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है वो बोलो। क्वेश्चन नंबर 16 मगध साम्राज्य के उत्थान के कारण। किसके कारण करा हुआ बोलो। उत्थान के कारण क्या है। देखिए हमारे बुआ हमारा जो भारत भूमि है उसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद था, 16 राज। कितना राज था बुआ। उस 16 में सबसे बाहुबली बिहार का बाहुबली मगध साम्राज्य। कौन साम्राज्य है ना। जितना पटना देख रहा है, पटना, गया, औरंगाबाद, ये सब मगध साम्राज्य में आता था। बात समझ हुआ। तो आखिर क्या कारण था कि मगध साम्राज्य जो था वो सबसे रॉयल ही हो गया, सबसे बाहुबली हो गया, सबसे बड़ा वही निकला, सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य। इसका कारण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला कारण इसका यह है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। कैसी स्थिति। मगध की भौगोलिक स्थिति। मगध की कैसी स्थिति हुआ बोलो। भौगोलिक स्थिति। अब देखो मगध की भौगोलिक स्थिति क्या है से समझो। मगध की 2 राजधानी था रे बुआ। कितना राजधानी था। पहला राजगिरी, जिसको हम लोग राजगीर कहते हैं। अभी क्या कहते हैं। वहां तू कभी गया है। वहां जाएगा तो देखना चारों तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है। बात समझे कि नहीं। राजगीर क्या है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। और दूसरा पाटलिपुत्रा। दूसरा क्या, पाटलिपुत्रा, जो चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है। और जो राज्य पहाड़ से और नदी से घिरा हुआ है ओकरा कौन आक्रमण करेगा। कोई करेगा नहीं करेगा। चलिए इसके अलावा दूसरा कारण जो इसका था से देखिए। दूसरा कारण है मगध की उपजाऊ भूमि। कैसी भूमि हुआ बोलो। उपजाऊ भूमि। चलिए उपजाऊ भूमि था जहां पर फसलों की अपार जो है से संभावना थी। खूब फसल होता था। फसल कीजिए और चलिए फसल काट के नाव पर लाद के नाव के माध्यम से बेच देना है, माल कमा लेना है। और जब पैसा आ जाएगा तो कोई खोखेगा, कोई नहीं खोखेगा। तो उपजाऊ भूमि उसके पास था। चलिए तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण इसके पास यह है कि उसके पास लोहे की प्रचुरता था। किसकी प्रचुरता हुआ। हाँ मगध साम्राज्य में। कैसे साम्राज्य हुआ बोलो। लोहे की प्रचुरता। लोहे की प्रचुरता मतलब अब मारपीट करना है पड़ोसी राज्य से तो लाठी भाला तलवार सोटा कथी से बनेगा। सब लोहा से। तो लोहा हथियार बनाने के लिए काम आता था। चलिए और देखिए उसके पास और क्या सिस्टम था। हाथी था उसके पास। क्या था हुआ। हाथियों की बहुलता। बोलो हाथियों की बहुलता। अब उसके पास सैनिक में भाग लेने के लिए हाथी था। सामान को ढोने के लिए, सामान ढोने के लिए क्या था, हाथी था। बात समझ रहे हुआ। तो हाथियों की बहुलता हो गया। और उसके पास क्या था बताइए। मगध साम्राज्य के पास महत्वाकांक्षी शासक था। कैसे शासक। हाँ महत्वाकांक्षी शासक समझता है। महत्वाकांक्षी शासक था बिंबिसार। अजातशत्रु। ढा लेना है तो ढा लेना है, जीत लेना है तो जीत लेना है। उसमें मतलब उसकी एक इंटेंशन आता था कि हमरा से ऊपर कोई नहीं हो सकता, हम जिसको चाहे उसको धर सकते हैं। बात समझ लीजिए। तो ये 5 कारण ऐसे थे। अब उसके पास क्या नहीं है, सब कुछ है। उसके पास भौगोलिक स्थिति है जो भगवान उसको पूरा सुरक्षित करके भेजा है। उसके पास उपजाऊ भूमि है। कैसा भूमि है। उसके पास लोहे की प्रचुरता है। उसके हाथियों की बहुलता है। उसके पास महत्वाकांक्षी शासक है। तो सब तो उसके पास। इसलिए मगध जो है वो राज कर गया। क्या कर गया। तो 16 महाजनपद में सबसे बाहुबली कौन था वो बोलो। मगध साम्राज्य। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए कलिंग युद्ध बहुत ध्यान से सुनो। 260 का है 261 BC में 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा। उड़ीसा में। कहां पर हुआ। कलिंग उड़ीसा का ही पुराना नाम है, ध्यान रखना है। उस युद्ध करने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। क्या हो गया हुआ। उस युद्ध में जो निर्दोष लोग मारा गया
उसको देख करके, उस रक्तपात को देख करके अशोक अपने आप शर्म से जो है सराबोर हो गया, कहा कि अरे हम महान राजा है, हम अशोक महान है, निर्दोष लोग को हत्या कर रहे हैं, जा ये कैसा राजा है भाई। तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह युद्ध विजय की नीति त्याग दिया, दिग्विजय की नीति छोड़ दिया हुआ, अब वह धर्म विजय की नीति अपनाया। उसने कहा कि नहीं, युद्ध से अब लोगों को नहीं जीतना है, अब धर्म से लोगों को जीतना है, धर्म से लोगों को जीतना है, कल्याण से लोगों को जीतना है, अच्छे कर्मों से लोगों पर राज करना है। बात समझा कि नहीं समझा? ये था। तो अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा हुआ? उसका हृदय क्या हो गया? बदल गया। बात समझा? चलिए अगला सवाल बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। गुप्त काल में देखिए मंदिरों का निर्माण भारत में गुप्त काल से ही शुरू होता है। जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विष्णु का तिगवा मंदिर, नचना कुठार मंदिर पार्वती जी का, भूमरा का शिव का मंदिर। तो कई सारे मंदिरों के दो ही नाम आपसे पूछ रहा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर लिख दीजिए, तिगवा का मंदिर लिख दीजिए, नचना कुठार का मंदिर है ना, कई सारा मंदिर हो गए। चलिए अगला सवाल बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। चलिए गांधी जी का जीवन का जो 4 वर्ष आपको दिया गया है उसमें उसकी महत्व बताना है। पहला बोलिए कौन सा वर्ष के बारे में पूछ रहा है? 1915 में आपको पता है कि महात्मा गांधी वह विदेश से, साउथ अफ्रीका से अपने देश में वापस लौटे थे। बात समझ गए? चलिए ये महत्वपूर्ण है, आगे पढ़िए। 1920 में पहला जन आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चलिए आगे पढ़िए। 1930 है ना, 1930 में दांडी मार्च के माध्यम से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाया 1930 में। और बोलिए 1948 गांधी जी का गांधी जी का जीवन का अंतिम समय था, है ना। आपको पता है कि 1948 में 30 जनवरी को, है ना, नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको हत्या कर दिया गया था। चलिए तो वह उनकी हत्या हो गई 1948 में, यह महत्वपूर्ण डेट है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कम्युनल अवार्ड क्या है? कम्युनल अवार्ड क्या है? कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड। देखिए कम्युनल अवार्ड जो है इसकी घोषणा 1932 में हुआ। कब हुआ? कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुआ? 1932, है ना। रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया। किसने किया हुआ? रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया, जिसमें यह किया उसने कि जो भारत में जो मुस्लिम है, जो ईसाई है, जो सिख है, जो दलित है, सबके लिए सेपरेट इलेक्शन का व्यवस्था होना चाहिए, है ना। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। किसकी व्यवस्था हुआ? देखिए यह था कि बुआ सबके लिए अलग अलग, चलो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, दलित है, ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग निर्वाचन सिस्टम की व्यवस्था करो, इलेक्शन सिस्टम की व्यवस्था अलग अलग करना था। इसके माध्यम से रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो किया था कम्युनल अवार्ड में, ठीक है। तो आगे पढ़िए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? चलिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। कब आया बुआ बोलो? क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। और इसके जो अध्यक्ष था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन था बुआ बोलो? बात समझ गया? इतना बात समझ गया? आया कहला था वह भारत का सहयोग प्राप्त करने आया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसी में आया था कि भाई भारत जी थोड़ा सा हम लोग को मदद कीजिए। अगला सवाल पढ़िए। बाबू कुंवर सिंह कौन थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति का बिहार का नेता थे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बाबू वीर कुंवर सिंह। 1777 में आरा के जगदीशपुर में, कहाँ पर हुआ? जगदीशपुर में इनका जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ। अंग्रेजों ने इनकी जमींदारी छीन ली, तब इन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा। बात समझ गए कि जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। 80 बरस के उम्र में अंग्रेजों को नाक से चना चबाने के लिए मजबूर कर दिए। आज जीते जी नहीं पकड़ाए, लड़ाई लड़ते घायल हो गए, गोली लगने से हाथ काट के गंगा जी में दान कर दी। कुछ दिन 4 दिन बाद मृत्यु हो गई उनकी, घायल होकर के। अगला सवाल उसी में क्या है हुआ बोलो?
1857 की क्रांति का नेतृत्व पटना में किसने किया? अब इसी में एक सवाल जुड़ गया कि 1857 की क्रांति जो पटना में होगा, पटना में नेतृत्व कौन किया? पटना में पुस्तक विक्रेता जो था पीर अली ने किया था। कौन किया था? पटना में कौन किया था लड़ाई? पीर अली। अगला सवाल जल्दी से फास्ट में पढ़िए। भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किस स्टेशनों के बीच चली? चलिए, भारत में सबसे पहले रेल 1853 में चला। यस सर, हाँ। कब चला हुआ बोलो? 1853 कहाँ से कहाँ तक चला था? पुणे से थाने। पुणे से थावे। बोलो, पुणे से थावे। थावे की थाने थाने रे। थावे थावे मंदिर पुणे से थाने कि बॉम्बे से थाने? बॉम्बे बोलो, बॉम्बे से थाने, पुणे से थाने। अरे पुणे से थाने कि बॉम्बे से थाने? क्या गुंडा बनेगा तू सब रे? जल्दी बोलो। 4 घंटा लगा देगा एक के क्वेश्चन को डील करने में। जल्दी बोलो। सब बम्बई, बोरी बंदर और थाने के बीच चली। ये ना समझा रहे थे उसको। थाने वही नहीं समझ चलो ध्यान दीजिए बुआ। उन ऑफ कहाँ थे बुआ? 23 भारत के 23 नंबर क्वेश्चन लेना। यस सर। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो 1853 में सबसे पहले भारत में रेल चला था वो कहाँ से कहाँ तक था? तो वह थाने बम्बे से थाने तक जो है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। 34 किलोमीटर पहली बार चला था। आगे पढ़िए। सर एडविन लुटियंस कौन? सर एडविन लुटियंस एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर था, ब्रिटिश वास्तुकार था। क्या था हुआ? जो भारत में दिल्ली नगर का डिजाइन किया। किसका हुआ? भारत में राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया। भारत में जो इंडिया गेट है उसका डिजाइन किया। बात समझेंगे नहीं? इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, ये सब डिजाइन कौन कैले हैं? सर एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस चलिए अगला सवाल पढ़िए, तेजी से पढ़िए। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता था उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता था, उस समय मिस्र की सभ्यता था। ठीक है, आगे चलिए। मौर्यकालीन इतिहास में 2 लिटरेरी सोर्स पूछ रहा है, साहित्यिक स्रोत। तो मौर्य काल को जानने के लिए हमारे पास इंडिका है। क्या है? जो मेगास्थिर ने लिखा है, चाणक्य ने लिखा है, जो कौटिल्य या चाणक्य ने जो लिखा है, क्या लिखा है? अर्थशास्त्र लिखा है। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखा है। चलिए तो हो गया, आगे पढ़िए। अगला सवाल पढ़िए। हर्यक वंश का संस्थापक। किसका संस्थापक हुआ? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। क्या था बुआ? बिंबिसार, जिसका जो टेन्यूर था, कार्यकाल था, वह 542 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था और 492 ईस्वी तक, मतलब लगभग 50-52 वर्षों तक जो है वह गद्दी पर बैठा रहा। चलिए आगे देखिए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? उनका जीवन परिचय दे। चलिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार जो किया था वह रामानंद। कौन किया था बुआ? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने किया? रामानंद ने किया। आई रामानंद का जन्म कब हुआ था पता है आपको? रामानंद का जन्म हुआ था लगभग 1299 में प्रयागराज में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था हुआ? ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। जान गए। इनके जो गुरु थे वह राघवानंद। कौन थे बुआ? रामानंद के गुरु कौन थे? बाद में इनसे मतभेद हो जाता है तो उनको छोड़ करके अपना एक अलग ब्रांच स्थापित कर लेते हैं, अपना अलग भक्ति आंदोलन में लग जाते हैं। इनके 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे बुआ? आपने सुना होगा, धन्ना है, पीपा है ना, कबीर है, तुलसीदास है, बहुत सारे 12 है। कितना है बुआ? 12 शिष्य। तो समझ गए कि अच्छा, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद फैलाया था, जिनका जन्म प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था 1299 ईस्वी में। इनके 12 शिष्य थे। चलिए, इनके गुरु का नाम राघवानंद था। वो सब क्वेश्चन आंसर में आपको लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेना है।
चलिए, स्थापना किसने और कब? खालसा पंथ की स्थापना जो है वह बैसाखी के दिन, किसके दिन हुआ? हाँ, बैसाखी के दिन 1699 में, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने, किसने? खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था 1699 में। चलिए अगला सवाल देखिए, तेजी से बढ़िए। उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है? हाँ, उपनिवेश का अर्थ होता है शक्तिशाली देश के द्वारा सैनिक शक्ति या अन्य शक्ति के माध्यम से कमजोर देशों के ऊपर, किसके ऊपर? हाँ, शक्तिशाली राष्ट्रों के द्वारा कमजोर देशों के जो आर्थिक संसाधन होते हैं उस आर्थिक संसाधन पर नियंत्रण स्थापित कर लेना। क्या कर लेना बुआ बोलो? यानी सीधा सीधी कि जो कमजोर देश है उसको गुलाम बना देना है और वहाँ खूब लूट खटोस करना है। यही है उपनिवेशवाद। बात समझे कि नहीं? हो गया? तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर से हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक की जय हिंद। कोई सवाल होगा तो डरिएगा नहीं, पूछ सकते हैं हमेशा। फ़ोन नंबर दिया हुआ है।